हेलो फ्रेंड, आज हमारा जो टॉपिक है वो इंजीनियरिंग ड्राइंग के मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन हम कराने वाले हैं। जैसा कि हमने पिछली वीडियो में आपको बताया था कि हम प्रत्येक वीडियो में आपके 20 क्वेश्चन सॉल्व कराएंगे। आज हमारी चौथी वीडियो है, जो कि हम 3 वीडियो पहले बना चुके हैं। जिन्होंने नहीं देखी है वो पहले हमारी 3 वीडियो को देखें, तभी आपकी सही समझ में आएगा। पूरे एनसीईआरटी के जो भी सीबीटी एग्जाम में क्वेश्चन आएंगे वो इसी पीडीएफ से आएंगे, इन्हीं वीडियो से आएंगे। तो चलिए हम चलते हैं, स्टार्ट करते हैं। आज हमारा जो क्वेश्चन होगा 61 होगा। किसी बहुभुज पॉलीगन के बाहरी कोण एक्सटर्नल एंगल का कोण कितना होता है। देखिए, पहले तो हमें ये पता होना चाहिए कि पॉलीगन होता है वो क्या है। जैसे कि हमने पॉलीगन 2 बार वीडियो पढ़ा चुके हैं। तो पॉलीगन क्या होता है, बहुभुज क्या होता है। जो 2 से अधिक भुजाओं से घिरी या बंद आकृति को पॉलीगन कहते हैं। 2 से मतलब 3 हो सकती है, 4 हो सकती है, 5 हो सकती है। 3 वाले को ट्रायंगल कहते हैं, 4 को स्क्वायर कहते हैं, 5 वाले पेंटागन कहते हैं। इसी प्रकार यहाँ पर क्वेश्चन पूछा गया है वो क्या पूछा गया है, पॉलीगन के बाहरी कोण एक्सटर्नल एंगल का योग कितना होता है। देखिए, जो भी हमारा पॉलीगन है उसके बाह्य जो एंगल का योग होता है उसे क्या कहते हैं। जैसे कि मैं एक एग्जाम्पल आपको बताता हूँ। ये मेरा हेक्सागोनल बना रहा हूँ। देखिए मैं, ये हेक्सागोनल है, इसे हेक्सागोनल कहते हैं। पॉलीगन भी आता है, यहाँ से ये है। कोई भी पॉलीगन हो, इसके 2 एंगल होते हैं। देखिए, एक होता है हमारा इंटरनल एंगल। देखिए यहाँ पर मैं थोड़ा ये वाला कलर ले लेता हूँ। इस वाले एंगल को क्या बोलते हैं, एक्सटर्नल एंगल। इसे बोलेंगे एक्सटर्नल एंगल। और ये कौन सा होगा अंदर वाला, इंटरनल एंगल। इंटरनल एंगल शॉर्ट में लिख दे रहा हूँ, चलिए इंटरनल एंगल। तो एक्सटर्नल एंगल का टोटल जैसे ये हो गया, एक यहाँ बनेगा, एक यहाँ बनेगा, एक यहाँ पर बनेगा, एक हमारे यहाँ बनेगा और एक यहाँ बनेगा। मतलब ये जो एंगल आएगा, इन सभी एंगल का जो योग आएगा वो कितना आएगा, 360 आएगा। कितना आएगा, चाहे पेंटागन हो, चाहे ऑक्टागन हो, चाहे हमारा स्क्वायर हो, कोई भी हो, जो एक्सटर्नल एंगल का योग आएगा हमारा 360 आएगा। तो इसमें यही पूछा गया था, किसी बहुभुज के बाहरी कोण का जो योग है वो कितना होता है, 360। इसका हमारा क्या ऑप्शन है, डी ऑप्शन बिल्कुल सही है। डी ऑप्शन आपका राइट है। 360 होता है सभी पॉलीगन के जो है बाहरी एंगल का योग। चलिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आगे चलते हैं। 62 क्वेश्चन 62 पे चलते हैं हम। चलिए देखिए, आप थोड़ा तेज चलेंगे। किसी नियमित बहुभुज रेगुलर पॉलीगन के आंतरिक कोण इंटरनल एंगल का योग ज्ञात करने का सूत्र क्या है। देखिए, कोई भी हम इंटरनल एंगल का जो फॉर्मूला है उसे जो ज्ञात करने के लिए कौन सा फॉर्मूला है, यहाँ पर 2n-4 और कोष्टक में क्या है ये इंटू 90 डिग्री एंगल। तो n क्या है यहाँ पर, देखिए n क्या है, नंबर ऑफ साइड। n क्या है, नंबर ऑफ साइड। किसकी, पॉलीगन की साइड, नंबर ऑफ साइड। तो आपको ये फॉर्मूला याद होगा, इसका सी ऑप्शन बिल्कुल राइट है। ये फॉर्मूला है कि किसके लिए यूज करते हैं, इंटरनल एंगल का योग ज्ञात करने के लिए। तो आई होप आपको समझ में आया होगा। नेक्स्ट आंसर पे चलिए, एक मिनट इसे अरेंज कर देता हूँ मैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 63 देखते हैं। क्वेश्चन क्या कहता है, किसी बहुभुज के आंतरिक कोण इंटरनल एंगल व बाहरी कोण एक्सटर्नल एंगल का योग कितना होता है। देखिए, कोई भी कह रहा है कि कोई भी हमारा पॉलीगन है, मान चलो यही पेंटागन बना देता हूँ यहाँ पर मैं, ये पेंटागन है। अब यहाँ पर आप देखेंगे, ये कह रहा है कि पेंटागन ये एंगल कौन सा है, हमने भी बताया था एक्सटर्नल एंगल। एक्सटर्नल एंगल, चलिए ये एक्स कर दिया एक्सटर्नल एंगल। और ये वाला एंगल कौन सा है, इंटरनल एंगल। इंटरनल एंगल, चलिए इंटरनल एंगल। और इसको मान लिया बीटा, मान लिया मैंने, और इसको अल्फा मान लिया। तो ये कह रहा है कि अल्फा और प्लस बीटा का योग कितना होगा। आप बताइए, ये वाला जो एंगल बन रहा है ये कितने का बन रहा है, और ये तो सीधी लाइन बन जा रही है, और ये कितना बन रहा है, 180 डिग्री का। तो आपका सही जो आंसर होगा वो 180 होगा। 180 को उसमें है बी ऑप्शन में, बिल्कुल देखिए। मतलब कोई भी पॉलीगन है उसका इंटरनल एंगल और एक्सटर्नल एंगल का योग कितना आएगा, 180 आएगा। आई होप आपको समझ आया होगा ये भी। चलिए नेक्स्ट आगे चलते हैं।
64 में देखते हैं। देखिए 64 में क्या कहता है, षष्ठभुज रेगुलर हेक्सागन का आंतरिक कोण ज्ञात कीजिए। देखिए क्या है, एक मिनट, देखिए रेगुलर हेक्सागन, एक मिनट, देखिए अभी आपके सामने यहाँ पर आइए, ये है, ये हमारा हेक्सागन आ रहा है यहाँ पर। देखिए हेक्सागोनल, हेक्सागोनल में कितनी साइड होती है, 6 साइड, हम पहले पढ़ा चुके हैं। यहाँ पर 1 2 3 4 5 और 6 है। तो इसमें कह रहा है कि षष्ठभुज का आंतरिक कोण कितने डिग्री का होता है, ये एंगल कितने डिग्री का होता है, ये वाला एंगल। अब बताइए अल्फा। तो पहले हम इसके तरीका से निकाल सकते हैं, पहले बाह्य एंगल निकालते हैं। तो बाह्य एंगल निकालने के लिए टोटल पॉलीगन का बाह्य एंगल कितने का होता है, 360 योग, और एक एंगल निकालना तो नंबर ऑफ साइड से करेंगे, नंबर ऑफ साइड से भाग दे देंगे, एक एंगल आ जाएगा साइड से। तो 360 में हम भाग देंगे 6 का, 6 छम 36, तो कितना आ गया, 60 डिग्री आ गया। इसका बाह्य एंगल कितने का आ गया, ये वाला एंगल कितने का है, बाहर का एंगल कितने का आ गया, 60 डिग्री का, ये 60 का आ गया। तो अब हमें पता होना चाहिए ये वाला एंगल कितने का है, अंदर का एंगल। तो हमें पता है अल्फा प्लस बीटा बराबर कितना होता है, 180 होता है, ये हम पढ़ चुके हैं पहले। अब हमें क्या निकालना है, हमें ये अंदर वाला एंगल निकालना है अल्फा। तो हमारा 180 में से घटाएंगे क्या, बाह्य एंगल घटाएंगे, बाह्य कितना है 60, तो 60 घटा देंगे तो कितना आ जाएगा हमारा 120 डिग्री। तो आई होगा ऑप्शन आया होगा 120, जो हमारा बी ऑप्शन बिल्कुल राइट है। बी ऑप्शन आप देख पा रहे होंगे, इस तरह हम जो कैलकुलेट कर सकते हैं। तो 120 इसका आंसर बिल्कुल सही है। चलिए नेक्स्ट आ चलते हैं। कह रहा है कि पेंटागन का बाहरी कोण कितने डिग्री का होता है। चलिए पेंटागन की बात करते हैं हम। चलिए आपके सामने फिर देखिए हमें तो बनाना होगा। देखिए हम सोल्व कर रहे हैं मैथ की तरह, हम ये नहीं कि हमने क्वेश्चन करा दिया और हमने आपके समझ में आए नहीं आए, ये नहीं। हमने देखा कि ये कह रहा है कि ये वाला जो पेंटागन है, देखिए 1 2 3 4 और 5, और पेंटागन जो होता है ये इस एंगल की बात कर रहा है हेक्सागन की। तो 360 पॉलीगन का टोटल एंगल 360 में नंबर ऑफ साइड किसके लिए, एक्सटर्नल एंगल निकालने के लिए, बाह्य एंगल निकालने के लिए, इसको मैंने बीटा मान लिया, बीटा इक्वल तो कितना आ जाएगा 360 में 5 का भाग देंगे, नंबर ऑफ साइड 5 है। एक मिनट देखिए 5 कर देता हूँ, 5 आप समझ जाएंगे। देखिए थोड़ा सा, चलिए रबर से मिटा ही देता हूँ फिर आपकी समझ में आए या ना आए। चलिए भाई आप लोग भी थोड़ा कंफ्यूज ना हो, इसलिए मैंने मिटा ही दिया। 5 का भाग देंगे तो 5 सत्ते 35 और 5 दूनी 10, कितना आ गया 72। तो आपका 72 देखेंगे हम यहाँ पर, सी ऑप्शन में 72 दिया होगा। आई होप आपके समझ में आया होगा ये भी। चलिए नेक्स्ट आ सकते हैं 66 पर चलते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 66। यदि एक आयत रेक्टेंगल कोण को 90 से कम या ज्यादा कर दिया जाए तो आकृति कैसी बनेगी। देखिए पहले तो हमें ये देखना है कि हमारा रेक्टेंगल कैसा होता है। वैसे कि अभी हम बता चुके कई बार, यहाँ पर भी देख लेंगे, ये रेक्टेंगल है, ये रेक्टेंगल है और ये वाली नहीं साइड है, और ये कह रहा है कि ये कितने एंगल के 90 के, ये सभी 90 के होते हैं, 90 डिग्री, ये भी 90 डिग्री का होता है, ये भी 90 डिग्री का होता है, और ये भी 90 डिग्री। ये कह रहा है कि इसके एंगल को कम या ज्यादा कर दें, रेक्टेंगल के एंगल को कम या ज्यादा कर दें, ऐसे करके इसके एंगल को ऐसे बना दें, ऐसे करके ये बना दें। देखिए ये, तो ये कौन सी आकृति बनाएगी, यहाँ पर आप देखेंगे रेक्टेंगल तो गलत ही बात है, रोम्बस भी नहीं बनेगा क्योंकि ये नहीं बनेगा। हमारी क्या बनेगी, पैरेललोग्राम, समानांतर चतुर्भुज पैरेललोग्राम बनेगी। देखिए तो आपका सी ऑप्शन बिल्कुल सही है, आप देख पा रहे होंगे। चलिए नेक्स्ट आगे चलते हैं 67 का क्वेश्चन देखेंगे। ये डायमेंशन किस पार्ट की लंबाई चौड़ाई मोटाई आदि को दर्शाता है। देखिए कौन सी डायमेंशन है इनमें से जो उसके लंबाई चौड़ाई और मोटाई को दर्शाता है। तो इसके लिए साइड डायमेंशन, लोकेशन, फंक्शनल और नॉन फंक्शनल। तो हमारी इसकी डायमेंशन होगी साइड डायमेंशन। साइड डायमेंशन में उसकी लंबाई चौड़ाई और मोटाई कितना सभी दर्शाया जाता है।
तो आई होप आपको समझ आया होगा। नेक्स्ट आगे चलते हैं, इस क्वेश्चन पे ज़्यादा ध्यान नहीं देते। चलिए यहाँ पर डायमेंशनिंग लाइन एक बारीक लाइन होती है जो हमें ऑब्जेक्ट लाइन की खींची जाती है। अब देखिए डायमेंशन लाइन कैसी होती है, आप देखिए दिखाते हैं हम। यहाँ पर देख रहे होंगे ये हमारा क्या एक रेक्टेंगल है और इसके लिए हम देखिए डायमेंशन लाइन कैसे लेते हैं। देखिए यहाँ से और यहाँ से ये डायमेंशन लाइन इस तरह। डायमेंशन लाइन क्या होती है, उसके दोनों से ऊपर एरो बने होते हैं और यहाँ पर ये कौन सी लाइन है, एक्सटेंशन लाइन। ये क्या होती है, एक्सटेंशन लाइन। तो डायमेंशन लाइन ऑब्जेक्ट लाइन की क्या होती है, पैरेलल होती है। तो इसका सी ऑप्शन देखिए बिल्कुल मैंने यहाँ पर क्लियर किया है, आपका सी ऑप्शन बिल्कुल राइट है। डायमेंशन लाइन ऑब्जेक्ट लाइन की क्या होती है, पैरेलल होती है। और ये जो लाइन है ये कौन सी लाइन है, एक्सटेंशन लाइन, ये एक्सटेंशन लाइन है। चलिए नेक्स्ट आगे चलते हैं। 69 डायमेंशन लाइन में एरो हेड की चौड़ाई व लंबाई का अनुपात कितना है। देखिए यहाँ पर हम हर क्वेश्चन को सॉल्व कर रहे हैं आपके सामने। देखिए यहाँ पर ये है, देखिए ये हमारा क्या एरो हेड है, ये एरो हेड आप देख पा रहे होंगे। यहाँ पर एरो हेड ये इसकी लंबाई है और ये इसकी क्या है, चौड़ाई है। तो ये कह रहा है कि लंबाई, चौड़ाई व लंबाई का अनुपात। देखिए चौड़ाई अनुपात लंबाई पूछ रहा। चौड़ाई कितनी, 1 अनुपात कितना है, 3। तो 1 अनुपात 3 किसका ऑप्शन है, देखिए ए ऑप्शन है। देखिए कई बार पूछ सकता है यहाँ पर चौड़ाई अनुपात लंबाई पूछ रहा। यदि आपसे लंबाई अनुपात चौड़ाई पूछता तो कितना आता, 3 अनुपात 1 आ जाता। लेकिन हमसे क्वेश्चन में क्या पूछा है, चौड़ाई अनुपात लंबाई। तो इसका ए ऑप्शन बिल्कुल सही है। चलिए नेक्स्ट आगे चलते हैं। देखिए 70 क्वेश्चन देखिए, निम्न में से कौन सी लाइन का प्रयोग विवरण देने के लिए किया जाता है। देखिए विवरण देने के लिए मतलब इसमें कौन सी लाइन ऐसी जिसका प्रयोग हम एक विवरण देने के लिए, जैसे मैं कहता हूं कि ये हमारा एक डिजिटल बोर्ड है, तो ये मतलब ये क्या होता है, एक लीडर लाइन का यूज करते हैं हम। जैसे लीडर लाइन कैसे होती है, यहाँ से है और यहाँ पर ये एरो लगा होता है लीडर लाइन पर, यहाँ से और यहाँ से हॉरिजॉन्टल लाइन जाती है और इसके ऊपर नोट लिखते हैं, डाया बीच जो भी होगा, और यहाँ पर मैं एक सर्कल बना रहा हूँ। देखिए और ये लाइन जो होती है हमारी लीडर लाइन कितने डिग्री पर, 45 डिग्री पर खींची जाती है, कहीं पर 30 डिग्री पर, आप इसका बराबर 60 पर भी खींच सकते हैं। तो आपको यह एंगल भी याद रखना। और इसका नाम क्या है, लीडर लाइन। चलिए तो इसका ऑप्शन जो है हमारा सी ऑप्शन बिल्कुल सही है, लीडर लाइन। आई होप आपके समझ में आया होगा। देखिए मैंने एंगल भी बता दिया इसके। चलिए नेक्स्ट आगे चलते हैं, 71 क्वेश्चन देखते हैं। रिमार्कन डायमेंशन की कौन सी विधि में डायमेंशन को एक के बाद एक शीट में लिखा जाता है, वह बाद में ओवरहेड लाइन भी लिख सकते हैं। देखिए ये क्या होती है, यहाँ पर आपको मैं सॉल्व करके बताता हूँ। देखिए यहाँ पर ये हमारी क्या है, ये डायमेंशन की एक ड्राइंग है। देखिए ड्राइंग, और यहाँ से मैं क्या करता हूँ, यहाँ से इस तरह, यहाँ से आप देख पा रहे हैं, और यहाँ से मैं इसकी डायमेंशन लिखता हूँ। देखिए यहाँ से ये आप देख पा रहे होंगे, ये देखिए 1 2 3 4 और 5 इस तरह डायमेंशन दे दी मैंने, और इसकी टोटल डायमेंशन लिख दी मैंने। कितना हो गया, 1 और 2 3 3 6 और 4 10 10 और 5 15, टोटल यहाँ 15 लिख दी। तो ये डायमेंशन जो कहलाएगी वो हमारी कौन सी कहलाएगी, चेन डायमेंशन कहलाएगी। चेन डायमेंशन क्या होती है कि लगातार कंटिन्यू आगे बढ़ती रहती है। ठीक है, आगे वापस में आया होगा। नेक्स्ट आगे चलते हैं, 72 पे चलते हैं। देखिए डायमेंशन की कौन सी विधि को डेटम डायमेंशन भी कहा जाता है। देखिए डेटम क्या होता है ये मैं आपको बताता हूँ। हम आज आपको बताएंगे डेटम क्या होता है। जैसे ये डायमेंशन, यहाँ से आप डायमेंशन देख पा रहे हो, ये है, और मैंने एक रेफरेंस लाइन मांगी ये वाली, तो यहाँ से ये डायमेंशन ये हो गई। इसी को, इस लाइन को डेटम लाइन मान लिया मैंने। इस वाली लाइन का मतलब तो कलर चेंज कर देता हूँ ताकि आपको समझ में आएगा। ये लाइन मेरी डेटम लाइन है। सॉरी 1 मिनट, अच्छा चेंज बदल गया, चेंज आ गया। चलिए मैं इसको थोड़ा सा यहाँ से कर देता हूँ। ये देखिए यहाँ से
छोटा सा कर देता हूँ। चलिए यहाँ से मान लीजिएगा, और यहाँ से मैंने मान लिया ये वाली इस लाइन को डेटम लाइन मानता हूँ। चलिए ये मान लिया मैंने डेटम लाइन, और इसी डेटम लाइन को लेते हुए देखिए यहाँ से मैं लाइन लूँगा, यहाँ से सॉरी बराबर हो जाए ये, चलिए कोई नहीं, ये लाइन ले ली मैंने, यहाँ से ये लाइन ले ली, यहाँ से ये लाइन ले ली। तो इसी लाइन को डेटम लेते हुए हम लाइन खींच सकते हैं। तो थोड़ा सा साइज बड़ा बन गया था, चलिए इसको मैं कम कर देता हूँ। तो यहाँ से आप देख पा रहे हैं, चलिए अभी 1 मिनट में थोड़ा सा और इरेज कर देता हूँ, साइज को कम कर देते हैं हम। तो इसका सही जो आंसर होगा क्या होगा, यहाँ पर टिक जाएगा, यहाँ पर जो होगा हमारा कौन सा होगा, पैरेलल डायमेंशन। इसका जो होगा पैरेलल डायमेंशन सही आंसर होगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 73, डायमेंशनिंग में रेडियस लिखने की सही विधि क्या है। जो हम डायमेंशन लिखते हैं उसमें रेडियस लिखने की क्या विधि है। ये विधि गलत है, ये विधि नहीं होती है, ये विधि भी नहीं होती है, ये भी नहीं होती है। आपका डी ऑप्शन बिल्कुल सही है। ये विधि आपकी होती है सही डायमेंशन लिखने की, क्योंकि आर हमने लिखा हुआ आर 40, देखिए ये बिल्कुल राइट विधि है हमारी। तो इसका ऑप्शन डी ऑप्शन बिल्कुल राइट था। चलिए नेक्स्ट 74 पर चलते हैं। डायमेंशनिंग में वृत्त सर्कल के व्यास डायमीटर को दर्शाने की सही विधि कौन सी है। देखिए जो सर्कल है उसका डायमीटर दर्शाने की सही विधि कौन सी है। डाया ये है 50 डाया, नहीं ये गलत विधि है, ये नहीं होती है। ये 50 डाया ये भी नहीं है, आर ये भी नहीं है, इसके बी ऑप्शन सही है। देखिए जैसे हम लिखते हैं डाया में, तो डाया 50 इस तरह हम लिखते हैं। आप देखिए आई ऑप्शन में आया होगा, इसका हमारा बी ऑप्शन बिल्कुल सही था। तो ये भी आपको समझ आया होगा। चलिए नेक्स्ट आगे चलते हैं 75%। एक डायमेंशनिंग में डाया, देखिए यहाँ पर आप देखेंगे, ये देखिए डायमेंशनिंग में डाया 18x40 का क्या अर्थ है। देखिए ये कह रहा है 18 mm व्यास, सुराख की गहराई 40 mm है, या कह रहा है कि 18 mm रेडियस के सुराख की गहराई 40 mm नहीं, 40 mm रेडियस के सुराख की गहराई ये भी नहीं है, ये भी नहीं है, ये भी नहीं है। इसका आपका ऑप्शन जो है बी ऑप्शन है। देखिए इसका मतलब क्या, 40 mm सुराख की गहराई, 18 mm व्यास, सुराख की गहराई 40 mm है। चलिए आगे चलते हैं, नेक्स्ट आगे चलेंगे 76 क्वेश्चन देखेंगे। एरोहेड की लंबाई कितनी होती है। अच्छा एरोहेड की लंबाई कितनी होती है। देखिए एरोहेड की जो लंबाई है वो कितनी होती है, मोटाई की 2 गुनी, गलत बात है। मोटाई की 4 गुनी नहीं, मोटाई के बराबर नहीं, मोटाई के 3 गुनी, बिल्कुल सही आंसर है। मोटाई के 3 गुनी होती है, क्योंकि ये एरोहेड है, देखिए हमारा ये एरोहेड है, यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे ये। तो जब मोटाई क्या है, ये वाला एरोहेड यहाँ है, तो ये कितना है, ये हमारा 3 है, तो ये मोटाई कितनी होगी, ये 1 होगी, ये 1 होगी। तो मोटाई के 3 गुनी, इसका जो ऑप्शन होगा डी ऑप्शन बिल्कुल राइट होगा। चलिए नेक्स्ट आगे चलते हैं 67। ऑर्थोग्राफिक प्रोजेक्शन निम्न प्रकार का व्यू होता है। ऑर्थोग्राफिक प्रोजेक्शन निम्न प्रकार का व्यू होता है। देखिए हमारा जो ऑर्थोग्राफिक प्रोजेक्शन है वो 2D व्यू होता है, इसमें 2 डायमेंशन भी होती है। देखिए जैसे ये है, इसमें 2 डायमेंशन होंगी, नंबर 1 लंबाई और नंबर 2 चौड़ाई। ऑर्थोग्राफिक प्रोजेक्शन में केवल 2 डायमेंशन होंगी, लंबाई और चौड़ाई। तो आई होप आपको समझ में आया होगा। चलिए नेक्स्ट आगे चलते हैं। अब देखिए 78 क्वेश्चन चलते हैं। ऑर्थोग्राफिक प्रोजेक्शन निम्न में से कौन से सिस्टम में बनाए जाते हैं। देखिए ऑर्थोग्राफिक प्रोजेक्शन जो कौन से सिस्टम बनाए जाते हैं, फर्स्ट एंगल में बनाए जाते हैं, सेकंड में नहीं बनाए जाते हैं, थर्ड में बनाए जाते हैं, और ए और सी दोनों में। तो इसका भी ऑप्शन ये वाला भी बिल्कुल सही है, ए और सी दोनों ही बिल्कुल सही राइट आंसर है। चलिए नेक्स्ट आगे चलते हैं
79 पे देखते हैं, 79 क्वेश्चन, एक मिनट, 79। फर्स्ट एंगल प्रोजेक्शन में वस्तु को कौन से क्वाड्रेंट में रखा जाता है? कि फर्स्ट एंगल वस्तु को फर्स्ट एंगल उसमें फर्स्ट एंगल प्रोजेक्शन में वस्तु को कौन से क्वाड्रेंट पर रखेंगे? देखिए इसमें कौन सा रखेंगे हम? फर्स्ट, सेकंड में नहीं रखेंगे, थर्ड में नहीं रखेंगे, फोर्थ में नहीं रखेंगे, और हम फर्स्ट में ही रखेंगे। तो हमारा ये पहला वाला ये बिल्कुल सही आंसर है इसका। नेक्स्ट आगे चलिए, लास्ट क्वेश्चन है हमारा इस वीडियो का। फर्स्ट एंगल प्रोजेक्शन में वस्तु की स्थिति क्या होती है? देखिए फर्स्ट एंगल प्रोजेक्शन में वस्तु की स्थिति क्या होती है? ये हमारी, देखिए ये इस तरह होता है, और यहाँ से आप देख पा रहे होंगे, देखिए ये है, यहाँ पर हमारा ये व्यू बना रहे हैं। देखिए हम अभी आपको कोऑर्डिनेट बना के दिखाते हैं ये आपके सामने। ये हमारा कोऑर्डिनेट इस तरह बनेगा, देखिए यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे। देखिए ये फर्स्ट कोऑर्डिनेट हो गया। फर्स्ट कोऑर्डिनेट में हमारी कोई वस्तु रखी हुई है, तो कहाँ पर वो रखी होगी? ये होगी HP के ऊपर, HP के ऊपर और VP के सामने। तो इसका कौन सा होगा? HP के ऊपर VP के सामने। इसका बी ऑप्शन है, HP के, सॉरी ये गलत, एक मिनट अभी वेट करेंगे, एक मिनट देखिए, HP के ऊपर VP का, HP के ऊपर VP के सामने। इसका कौन सा आंसर होगा? इसका हमारा होगा C, HP के ऊपर VP के सामने। तो आई होप आपकी समझ में सभी क्वेश्चन आए होंगे। इस तरह की और वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें। थैंक यू, धन्यवाद।